Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography class 8th chapter 1 and name of the chapter is Resources. अब एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, ये कीवर्ड्स आप याद रखोगे। इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह आप ये टिक मार्क वाले क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार क्वेश्चन जरूर रीड किया करें कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चाहे आप ये चैप्टर स्टार्ट करें या किसी भी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर स्टार्ट करें। क्वेश्चंस हम एक बार देख लेते हैं तो हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना है। ये चैप्टर शुरू होता है एक स्टोरी से। यहाँ पे दो बच्चे हैं, मोना एंड राजू, और वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर की सफाई करवाने में। तो ये देखते हैं इतने सारे सामान है वहाँ पे, कपड़े हैं, यूटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम और बॉटल ऑफ हनी, बुक्स एक्सेट्रा। तो मोना कहती है कि इन सारी चीज़ों का कोई ना कोई यूज़ है, और अम्मा कहती हैं कि दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, दीज आर रिसोर्सेज। तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, राजू क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स। सो अम्मा सेज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन भी निकल आती है, व्हाट इज अ रिसोर्स एंड दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो हम कितनी सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आपको अपना होमवर्क करना है तो आपको उसके लिए पेंसिल चाहिए, नोटबुक चाहिए। जब आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हो, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं। हम लोग रिक्शा से, बस से या फिर अपनी प्राइवेट व्हीकल से, किसी भी कार से जब घर आते हैं तो ये सारी चीज़ें, हम बुक्स हैं, ये सारी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही रिसोर्सेज हैं। अब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ये आप विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन या आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यूज़ आ रही हैं। अब वो सारी चीज़ें भी रिसोर्सेज हैं आपके लिए। यहाँ पे एक नया एक और वर्ड आता है आपका, यूटिलिटी। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव अ यूटिलिटी। यूटिलिटी होती है यूजेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ की यूजफुलनेस। ठीक है जी, तो उसको आप यूटिलिटी बोलते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हमें खरीदना होता है तो हम देखते हैं वो हमारे किस काम आने वाली है। इसी तरह आप देखो तो सारी के सारी जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी कहीं ना कुछ वैल्यू होती है। कुछ चीज़ों की कम वैल्यू होती है, कुछ चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे आप देखेंगे कि हम एक नोटबुक लेके आते हैं मार्केट से तो वो 20-30 रुपीज़ की आ जाती है, और कहीं आप जितनी बड़ी नोटबुक है उतना बड़ा अगर आप गोल्ड का पीस खरीदने जाओ तो आपको पता चलेगा कि उसकी कितनी वैल्यू है। गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। अब टाइम के साथ कैसे कोई चीज़ की वैल्यू बढ़ती है हम देखते हैं। जैसे आपने एक प्लांट लगाया आज, तो आज उसकी कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आती, कल को वो बड़ा होगा, आपको फ्रूट देना शुरू होगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे किसी चीज की कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। जैसे हम घर पे कुछ नुस्खे यूज करते हैं ना, खांसी हुई तो जैसे हमारी मम्मी ने हमें शहद के साथ जिंजर हमें डाल के पिला दिया, तो अगर घर में आप यूज करते हो तो इसकी वैसे हमें वैल्यू नजर नहीं आती, आप इससे पैसे नहीं कमा सकते हो। लेकिन अगर आपका कुछ आइडिया है, आपका आइडिया एक अपना आइडिया है, आपने एक यूनिक आइडिया निकाला और आप उसे पेटेंट करवा लेते हैं। पेटेंट क्या होता है देखिए, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। आप क्या करते हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाके अपने आइडिया को रजिस्टर करवा लेते हो। अगर आप पेटेंट करवा लेते हो किसी चीज को तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपके अलावा और कोई उसे यूज कर नहीं सकता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज रिटन द टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी वो दो ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देते हैं। अब टाइम के साथ किसी चीज़ की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, जैसे इमेजिन करें आप, तो नीचे ज़मीन में जो ट्रीज बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो दब गए थे, वो वहीं पे पड़े रहे और धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट हो गए। तो आपको ये चीज़ें पता चलती हैं कि टाइम के साथ किसी चीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है। टेक्नोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मान लेते हैं अगेन हम कि एक ट्री है, कोई कारपेंटर है, उसके पास स्किल है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, उसके पास वो टूल्स हैं जिससे वो क्या कर सकता है, उस पीस ऑफ वुड को वो किसी वैल्यूएबल फर्नीचर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो उसका फर्नीचर बनाएगा, अच्छे से पॉलिशिंग करेगा, बहुत बढ़िया सा फर्नीचर बनाएगा, और आप देखेंगे कि वो कैसे एक वुड के पीस में वैल्यू डाल देता है अपनी स्किल, अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, और फिर आप वो जो भी फर्नीचर बनाएगा वो बहुत कॉस्टली भी बिक सकता है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है हमारा, हियर इट इज रिटन दैट पीपल themselves आर द मोस्ट important रिसोर्स। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources.
अब क्या मतलब है इसका? ये कह रहे हैं कि पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब पीपल है यहाँ पे, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है, यानी कि लोग, हम इंसान, हम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। अब हम कैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं? बिकॉज हम अपने दिमाग से, हम अपनी नॉलेज से, आइडिया से, हम अपनी इन्वेंशन से, हमने जो टूल्स बनाए हैं उनकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स में बदल सकते हैं। जैसे हम सेम एग्जांपल रिपीट करते हैं कि एक पीस ऑफ वुड है, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपने टूल से उसका फर्नीचर बना दिया। अब वुड का पीस है तो शायद हमारे किसी काम नहीं आना था, लेकिन हमने उसका फर्नीचर बना दिया तो हमारे काम आता है। ठीक है। उसके अलावा एक रिवर फ्लो कर रही है, ह्यूमन बींग्स ने उस रिवर पे डैम बना दिया और उस डैम की मदद से उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि पानी सीधे बह रहा था तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने विद देयर नॉलेज, विद देयर स्किल्स, विद देयर टूल्स, हम लोगों ने उस पर डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। Our next topic is types of resources. So generally जो resources हैं वो 3 types में classified हैं: natural resources, human made या man made resources and human resources। और इसमें भी हम देखते हैं आगे कि जो natural resources है वो further बहुत सारी types में classified है। हम देखेंगे कि वो डेवलपमेंट और यूज के हिसाब से एक अलग कैटेगरी डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है, तो एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। So you can see this on the basis of their level of development and use. Natural resources are classified into 2 types. First is actual resource and second is potential resource. तो actual resource कौन से होते हैं? Those resources whose quantity is known to us. यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखने वाला जो आपके लिए है वो है आपका क्वांटिटी। इसकी जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं इसकी क्वांटिटी जो है वो हमें पता है एंड दे आर बीइंग प्रेजेंटली यूज्ड। तो ये जो है फिलहाल हम इन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। फिलहाल हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करें? जैसे हम कोल यूज कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, देखो एक तो इसकी हमें क्वांटिटी अच्छे से नहीं पता कि हम कितना, इसको पोटेंशियल कितना है, हम कितना यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री में अगर आप एग्जांपल लो तो हमारी कंट्री में जो कोस्टल रीजन है, अब कोस्ट के पास वहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं, विंड बहुत फास्ट फ्लो करती है, तो वहाँ पे आप कौन सी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हो? आप विंड एनर्जी वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगा सकते हो। धीरे धीरे जैसे गुजरात का कोस्टल रीजन हमने उसको विंड पावर के लिए डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। हम बहुत ही ज़्यादा हीट रिसीविंग कंट्री हैं, हम सनलाइट बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं अपनी कंट्री में, तो हम सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी वो पोटेंशियल है। लेकिन फिलहाल क्या देखो, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टुडे मे नॉट बी सो एडवांस टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अच्छे से नहीं है। जितना इजी ये चीज़ें लगती हैं कि एक पैनल ही तो लगाना, सोलर पैनल, इतना इजी नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी आपको खरीदनी पड़ती है फॉरेन कंट्री से, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है आपको इसको यूजेज के लिए। इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब ये सारी चीज़ें क्लियरेंसेज आ जाते हैं तब ये महंगी टेक्नोलॉजी खरीदने के और धीरे धीरे इसको डेवलप किया जाता है। इतना इजी नहीं होता फटाफट से डेवलप करना। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। अगेन नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। आप देख सकते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। ये बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज हमने 7th क्लास में भी अच्छे से पढ़े हैं। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा बायो, बायो मीन्स लाइफ, और ए बायो जो हमने आगे ए लगा दिया है इसके, इट मीन्स नो लाइफ, ठीक है। तो बायो मीन्स लाइफ, तो कौन से रिसोर्सेज होंगे यहाँ पे? ये रिसोर्सेज होंगे लिविंग बींग्स, ठीक है जी। तो लिविंग बींग्स किस क्या क्या तरह की चीजें हो सकती हैं जिसको हम रिसोर्सेज तरह ट्रीट कर सकते हैं? जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो ये हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। प्लांट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो? देखो प्लांट से आपको वुड मिलती है, वुड से आप फर्नीचर बना सकते हो या फिर वुड को और आप चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। विलेजेस में तो वुड्स को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, जहाँ पे खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, हमें मेडिसिन मिलती है। इवन प्लांट के जो आपके अदर और चीज़ें हैं, जैसे प्लांट से आपको कॉटन मिलता है, तो कॉटन से आप क्लोथ्स बनाते हो। तो प्लांट्स बहुत सारी जगह पे हमारे यूज होते हैं। अगेन इन द सेम मैनर एनिमल्स की हम बात करें अगर, तो एनिमल से आप देखो जैसे कैटल है आपके, ठीक है, तो इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें मिल्क मिलता है। एनिमल से हमें वूल भी मिलता है। एनिमल से जो लोग मीट खाते हैं वो एनिमल्स को एज अ फूड भी यूज करते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब आप दूध की दही बनाते हो तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। और अबायोटिक रिसोर्सेज आपके क्या हो सकते हैं, ये आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे आपके रॉक हो गया, सॉइल हैं, आपके मिनरल्स हैं, एयर हम यूज करते हैं, वाटर हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी आती हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हम ध्यान से देखें तो। लेकिन हम ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये रिसोर्सेज नहीं है, तो ये रिसोर्सेज जरूर हैं। तो ये जो नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। सो दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर अस। हम बिना हवा के नहीं रह सकते, हम बिना पानी के नहीं रह सकते। हम अपना फूड कहाँ पे उगाएंगे अगर हमारे पास सॉइल ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टॉक। तो स्टॉक के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल देखो क्या होता है, री मीन्स अगेन और न्यू मीन्स दोबारा से फ्रेश हो जाना, ठीक है ना। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज देखो, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। मतलब ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे आप ट्रीज हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ट्रीज कट कर दी है, लेकिन अब अगर आप ट्रीज ऊपर ऊपर से कट कर देते हो और कुछ साल के लिए वो ट्री ऐसे ही छोड़ देते हो, ठीक है, आप उसको रूट से पूरा रिमूव नहीं करते हो, देन यू विल फाइंड कि वो ट्री अपने आप दोबारा से ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमें इनको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है ऑलमोस्ट। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे विंड है, तो विंड को हम कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, हम ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण विंड तो अफेक्ट नहीं हो सकती, सोलर एनर्जी अफेक्ट नहीं हो सकती, धूप तो आएगी, जितनी अर्थ पे आनी है वो तो आएगी। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिसको आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं हमेशा इसको। इसके अलावा हम देखें तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, अब वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। अब लिमिटेड स्टॉक कैसे होगा, अब जैसे हम देखें पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सब चीजें कैसे डेवलप हुई है, इन चीजों को डेवलप होने में थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो अब सोचो कि कई मिलियन ईयर्स एगो जैसे कोई बहुत बड़ा स्टॉर्म आया या कुछ आया, तो आपके फॉरेस्ट ट्रीज सब कट हो गए, नीचे गिर गए, ऊपर धीरे धीरे उसके मिट्टी में दब गए वो। और फिर क्या हुआ, जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो वहां पे विदाउट ऑक्सीजन दबे रहे, तो धीरे धीरे वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, जैसे कोल बन गया, पेट्रोलियम बन गया, नेचुरल गैसेस बन गए, ये चीजें। इनको बनने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। अगर हम आज इनको जितना पेट्रोल डीजल है, अगर आप इसको खत्म कर देते हो रिसोर्सेज, क्या आप इन चीजों को, पेट्रोलियम, कोल, इन सब चीजों को क्या आप लैब में बना सकते हो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये जो चीजें हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। इनका जो अमाउंट है, इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। ये आप हमें ध्यान में रखने वाली बात है, ये लिमिटेड है, तो हमें इन्हें ध्यान से यूज करना पड़ेगा, हमें इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कुछ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इसके कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है, देखें हम तो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप्स में क्लासिफाइड है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज एंड यूबिक्विटस रिसोर्सेज। तो ये जो यूबिक्विटस रिसोर्सेज होते हैं आपके, दीज आर रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर। जैसे एयर है आपको, तो एयर हर जगह मिल जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन ये जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, दीज आर रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। ये एक स्पेसिफिक प्लेस में ही मिलते हैं, हर जगह ये चीजें नहीं मिलती हैं। और इसी कारण से ये जो चीज़ें, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये कम मिलते हैं और हर जगह नहीं मिलते, इसीलिए इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं गोल्ड है या अदर जो मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, आपका कॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं, जैसे समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम resources only when their original form has been changed। अब उनकी ओरिजिनल फॉर्म आप कैसे चेंज करोगे। अब अगेन मैं एक वही सेम एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने कि जैसे ट्री है, अब ट्री आपको शेड देता है, आपको फूड प्रोवाइड करता है, आपको फ्रूट, वेजिटेबल्स, आपको मेडिसिन मिलती हैं उससे, आपको लीव्स मिलती हैं। लेकिन जो अगर आपको मान लीजिए फर्नीचर बनाना, तो आपको उसे कट करना पड़ेगा, लेकिन आप सीधे एज इट इज वुड जो है, वुड ट्रंक जो है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी ओरिजिनल शेप चेंज करनी पड़ेगी, ओरिजिनल फॉर्म जो है उसकी, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसे ऑल्टर करना पड़ेगा।
तो वो आप कैसे करेंगे? अगर आपके पास वो स्पेसिफिक टूल हैं जो आपको चाहिए उससे कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, और आपके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है, स्किल है आपके पास, तभी आप उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर सकते हो। और वो कौन करेगा? हम लोग करेंगे, वी पीपल। ठीक है, सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ों को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये बनाते हैं चीज़ें। हाँ, हम इन चीज़ों को बनाने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको, ये जो अलग जो न्यू फॉर्म हमने कंस्ट्रक्ट की है, इसको बनाने में ह्यूमंस का रोल है। ठीक है, यहाँ तक कि जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये हमारा लास्ट टाइप है रिसोर्स का, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो, कहा जाता है कि जो हम लोग हैं, वी पीपल, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग अपने आप में भी रिसोर्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम लोग यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप में भी हम रिसोर्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं आप देखो, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge। अब यहाँ पे ये वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट, when they have the knowledge, skill and the technology to do so। ठीक है, it is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable source। ठीक है, that is why human beings are a special resource। people are human resources। तो हम लोगों को क्या बोलते हैं? human resource। लेकिन हर कोई human क्या रिसोर्स होगा? अगर आप देखें ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, और हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग कोई नई चीज़ सीखते नहीं हैं, तो क्या हम इस सोसाइटी में कोई वैल्यूएबल चीज़ क्रिएट कर पाएंगे? हम लोग नहीं कर पाएंगे क्रिएट। ठीक है, उसके लिए हमें पढ़ाई करनी ज़रूरी है, उसके लिए हमें नॉलेज इकट्ठा करना ज़रूरी है, हमारे पास स्किल होनी चाहिए। जैसे स्पीकिंग इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ स्किल। ठीक है, ड्राइविंग इज़ अ स्किल। उसके अलावा जैसे कारपेंटर है, तो उनको भी स्किल सीखनी पड़ती है वो कारपेंटर बनने के लिए। उसके अलावा कोई प्लम्बर है, ठीक है, तो उनको वो भी चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप उसके अलावा कोई डॉक्टर होता है, तो आपको वो प्रॉपर नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। ठीक है, कुछ लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, जब वो वाली आयुर्वेदिक पढ़ाई कर लेते हैं, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप देखें कि नेचुरल जो हमें ट्रीज से, प्लांट से जो हमें हर्ब्स मिलते हैं, श्रब्स, मेडिसिन मिलती हैं, उनको उसकी नॉलेज हो जाती है, फिर वो उनको प्रिपेयर करके कुछ मेडिसिन बना सकते हैं। ठीक है, अगेन वो चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं? जब वो ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स होगा, अपने आप को वो डेवलप करेगा। देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज को आप डेवलप कैसे कर सकते हो? ह्यूमन रिसोर्स को आप डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। देखो, अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे, अच्छे से एक पर्टिकुलर नॉलेज लेंगे किसी भी फील्ड में, तो हम लोगों के पास नॉलेज आएगी, हम लोगों के पास वो स्किल आएगी जो हमें उस फील्ड में काम करने के लिए चाहिए। उसके अलावा हमारी खुद की हेल्थ भी तो अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम अच्छे से कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वेरियस स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमंस इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग हैं, आप लोग मेरी वीडियोस कैसे देख रहे हैं? आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप YouTube पे देख रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी आती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी आती है, आपके पास स्किल है कि आप इंग्लिश में भी समझ सकते हो या हिंदी लैंग्वेज समझ सकते हो, दिस इज अ स्किल अगेन। तो जब ये आपके पास स्किल्स हैं, तभी तो आप अपने आप में ह्यूमन रिसोर्स हो। ठीक है, अपने आप को एजुकेट करने के लिए भी तो स्किल्स आनी आपको ज़रूरी है, आपको लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। तो ये बेसिक स्किल्स जब आपके अंदर होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप सब लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपके पास ये स्किल्स हैं। Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री होती है पूरी, एक मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशन जो सेक्टर है वो भी इन्हीं के अंडर आता है। और जब आप ह्यूमंस को क्वालिटीज प्रोवाइड करके, स्किल्स प्रोवाइड करके आप उनको रिसोर्स बनाते हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Our next topic is conserving resources। जैसे आपने फॉरेस्ट कट किए हैं, तो फॉरेस्ट बहुत जल्दी नहीं अपने आप को रिन्यू करते हैं। ठीक है, उनको टाइम लगता है, 4 years, 5 years, 10 years लगते हैं।
तो हमें इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि हम उन्हें लगातार यूज़ कर सकें। अगर आप ट्रीज कट कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि आप नए ट्रीज भी लगा रहे हो साथ साथ, ठीक है। हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड नहीं है, वो एक लिमिटेड अमाउंट में है और वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। अगर हम उन्हें बिल्कुल रेकलेसली यूज़ करते रहे, बिना उसको कंजर्व किए, प्रॉपरली उसको यूटिलाइज किए हम यूज़ करते रहे, तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे रिसोर्सेज। सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली and giving them time to get renewed is called resource conservation। तो हमें रिसोर्सेज को बचाने की भी जरूरत है। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। मतलब अभी हम रिसोर्सेज को बैलेंस्ड वे में यूज करें, प्लस हम ये भी इंश्योर करें कि वो रिसोर्सेज हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस भी यूज कर पाए। इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जनरली 4 R's का एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। पहले तो वो 3 R's हुआ करते थे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अब एक और 4th R भी आ गया है विच इज नोन एज रिफ्यूज। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप यूज करने से पहले ही रिफ्यूज भी कर सकते हो, जैसे पेट्रोल डीजल कार्स चलती हैं और उसके कारण पॉल्यूशन भी बहुत होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले पेट्रोल डीजल कार को रिफ्यूज ही कर सकते हैं। मतलब आप नहीं खरीदेंगे, आप जब भी कार खरीदेंगे तो आप इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जब आप खरीदोगे तो उससे क्या होगा, आपकी कार जो है वो बिजली से चलेगी, ठीक है। और इस तरह आप वो पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करेगी, तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो आप सबसे पहले तो रिफ्यूज कर सकते हैं किसी चीज को, अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका आ सकता है रिड्यूस। मतलब जो भी चीज आप यूज कर रहे हो रिसोर्स, आप कोशिश कीजिए कि आप उसे कम से कम यूज कर पाएं, आप उसको वेस्ट ना करें, ठीक है। आप रिड्यूस कर सकते हैं किसी चीज को। तो जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप शॉपिंग करने जाते हो और जो शॉपकीपर है आपको वो प्लास्टिक की एक थैली में दे देता है सामान, ठीक है। तो आप सबसे पहले रिफ्यूज कर सकते हो कि भैया हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना, हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर बाई चांस फिर भी आपको वो मिल जाता है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि प्लास्टिक को कम से कम यूज करें आप, ठीक है। आप उसके यूजेज को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास, जैसे आप पिछली बार सामान लेने गए थे, एक आपके पास प्लास्टिक पैकेजिंग आ गया था, तो नेक्स्ट टाइम आप उसे अपनी तरफ से खुद ले जाएं, ठीक है। आप उसे रीयूज कर लें। आप ये इंश्योर करें आप घर से ले जा सकते हैं, कोई थैला ले जा सकते हैं घर से क्लोथ का बना हुआ, ताकि मार्केट से आपको और ज्यादा वो प्लास्टिक का सामान ना दे, ठीक है। तो आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है ना। और कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी जिनको आप रिसाइकल भी कर सकते हो। जैसे आप मार्केट में गए हैं और आप सॉफ्ट ड्रिंक के लिए एक मेटल कैन लेके आए हैं, तो उस कैन को आप रिसाइकल कर सकते हो, उस कैन को आप एक पेन कंटेनर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं रिसाइकल करना। तो ये 4R प्रिंसिपल को यूज करके आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप रीड कर सकते हो यहाँ पे सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर गिवन। अब ये देखते हैं हम ये क्या चीजें हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ह्यूमन के अलावा और भी लाइफ फॉर्म्स हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उनका ध्यान रख पाएं, ठीक है। रिस्पेक्ट करें, अगर ध्यान नहीं रख सकते तो एटलीस्ट उन्हें तंग ना करें, ठीक है। आते जाते डॉग्स को पत्थर ना मारें आप। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें हम, ठीक है, जो कि हम करते ही हैं। लेकिन हम साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हम प्लांट्स को और एनिमल्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। वी आर कंजर्विंग द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। अर्थ की वाइटैलिटी को भी हमें बना के रखना है। हमें कोशिश करनी है कि जो पानी है वो साफ रहे। हमें कूड़ा कचरा अपना रिवर्स में नहीं फेंक देना है, जो कि पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है। हमें कोशिश करनी है कि अपने आप को तो कंजर्व करना ही है, लेकिन अर्थ की डाइवर्सिटी, जो और प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ फॉर्म्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो ज़्यादा डिप्लीट ना करें। फॉरेस्ट को हम ऑल टुगेदर भी ना काट दें, नए ट्रीज लगाएं। हम इंश्योर करें कि हम न्यू ट्रीज लगा रहे हैं। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। छोटी छोटी हैबिट्स हम लोगों को चेंज करने की जरूरत है। जैसे अगर लाइट हमें नहीं चाहिए, हम एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो हम ये इंश्योर करें कि हम लाइट्स को स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। हम फैंस को बंद करते हैं, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहे हैं हम उनको स्टैंड बाय पे ना छोड़ें। इनेबलिंग कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। धीरे धीरे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो प्लैनेट का फ्यूचर है वो हम लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमें अपनी एबिलिटी को, अपने आप को भी हमें मेंटेन रखना है। इसके अलावा हमें अपने प्लैनेट को, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, इन चीज़ों को भी हमें
अच्छे से मेंटेन करके रखना है। हम वो कैसे कर सकते हैं, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें, एक सस्टेनेबल मैनर में हम यूज़ कर सकते हैं, और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ अपने आप को, ह्यूमन बींग्स को ही प्रोटेक्ट करना है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारे साथ साथ और जो इम्पोर्टेंट लाइफ है उसे भी हम प्रोटेक्ट करें। जैसे एक छोटी सी मधुमक्खी होती है, ठीक है, हनी भी होती है, तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने में, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में। जैसे ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और पॉलिनेशन के कारण ही जो है एक ट्री से पूरा का पूरा जंगल बन जाता है, प्लांट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, हम ये जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्रॉप्स में, हमें इस तरह एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों को एक सस्टेनेबल मैनर में, इन सब प्रिंसिपल्स को आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने अपने साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर एंड बाय।